गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का जो चैप्टर है विदाई संभाषण, आरोह भाग एक जो पुस्तक है उसी में से विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। और जैसे कि एचटेट की जो डेट है वो आ चुकी है, 23 जुलाई को एचटेट है। तो अभी मैं बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज बहुत हो जाती है, बट अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और आपके लिए एनसीईआरटी पूरी जो 9 to 12 है, और कोशिश करूँगी कि 6 to 8 की एनसीईआरटी भी आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँ। अदरवाइज़ वो मेरे चैनल पर पहले भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। अब देखिए, हमें जो चैप्टर है एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। आप बाकी अगर चैनल देखेंगे तो वहाँ पर जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है वो उसमें बता रहे हैं कि बहुत कम टाइम में आपको एनसीईआरटी करवा देंगे, लेकिन वहाँ पर ना जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है वहाँ से सिर्फ मेन राइटर चैप्टर्स कुछ ऐसे मेन चीज़ें निकाल कर आपको बताई जा रही हैं। जबकि अब का जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, और जो कुछ भी हमारी जो बुक है उसमें है वो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी लेफ्ट नहीं करना है। तो देखिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे में से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आपसे ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती है कहाँ से ली गई हैं, आप बताइएगा। शिव शंभू के चिट्ठे से आपसे ये पंक्तियाँ देकर ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा रचित है, तो आपको पता होना चाहिए बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। तो आप याद रख लीजिएगा, शो और ड्यूटी कुछ वर्ड्स का लिंक कर लीजिएगा, एसोसिएट कर लीजिएगा, उससे जल्दी याद रह जाता है। जैसे कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विदाई संभाषण, तो उसमें याद रख लीजिएगा शो और ड्यूटी विदाई संभाषण, तो आपको याद रह जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। और विदाई संभाषण जो चैप्टर है वो भी शिव शंभू के चिट्ठे में से लिया गया है, तो आपको ये भी याद रह जाएगा। आगे देखिए, बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय देख लीजिए। जन्म 1865 ईस्वी में हुआ। ग्राम गुड़ियाना, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र इनका प्रमुख जो अखबार है, यानी कि प्रमुख पत्रिका है जो इनके नाम से जानी जाती है, भारत मित्र। काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि भारत मित्र के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है बाल मुकुंद गुप्त। प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं, बहुत कम रचनाएं हैं। शिव शंभू के चिट्ठे हैं, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इन्हीं के अंदर गद्य शैली में इन्होंने जो कुछ है वो अपना जो साहित्य लेखन है वो लिखा है। तो बहुत इजी है याद रखना। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907 यानी कि 1907 में इनकी डेथ हुई है, ये भी आपको याद रखना है। जन्म 1865 और डेथ है वो 1907 में। आगे देखिए, गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। मिडिल यानी कि 8th कक्षा, 8वीं कक्षा, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखक में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी किसको माना गया? बाल मुकुंद गुप्त को माना गया। कड़ी का मतलब जो भारतेंदु युग में जिन्होंने लेखन किया हो और उन्होंने ही फिर द्विवेदी युग में भी लेखन किया हो। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन की निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उनमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। व्यंग्य यानी कटाक्ष, विनोद होता है हास्य। उन्होंने बांग्ला और संस्कृति में कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। अनुवाद होता है ट्रांसलेट करना। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। ये भी प्रश्न पूछा गया है
कि बाल मुकुंद गुप्त जी की अस्थिरता शब्द को लेकर किससे बहस हुई? महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाल मुकुंद गुप्त है उनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी से किस बात को लेकर बहस हुई, किस शब्द को लेकर बहस हुई? तो आपको याद रखना है अस्थिरता। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। आगे देखिए, यानी कि जैसे कि पहले शब्द बहस आपको समझ लेना चाहिए कि अस्थिर एक इंग्लिश में हम लगाते हैं ना एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तो यहाँ पर ये बहस हुई कि अस्थिरता है वो गलत शब्द है, जबकि स्थिर का अपोजिट शब्द होना चाहिए अस्थिर। इस तरह की बहस उनके बीच में हुई थी हिंदी को लेकर। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वाइसराय कर्जन, जो कि 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वाइसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास में बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना था, यानी कि उन्हीं का राज्य स्थापित करना, एवं साथ ही इस देश के संसाधनों जो कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। निरंकुशता होती है जिस पे अंकुश ना लगाया जा सके। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उस समय जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने अखबार निकालने के ऊपर प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिया, इसलिए अखबार नहीं निकलता था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। यानी कि दिखाया गया है कि जब वो वाइसराय थे तो भारतीय कितने बेबस थे, लाचार थे, और एक समय आता है कि लॉर्ड कर्जन खुद भी इतने लाचार हो जाते हैं जैसे भारतीय होते हैं। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतायाई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वाइसराय। यानी कि जो उल्लंघन करता है, शासन के उल्लंघन के रूप में जो सही तरीके से शासन नहीं चलाता, तो उससे हर किसी को कष्ट होता है, चाहे सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वाइसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। ये पंक्तियां भी आपसे पूछी जा सकती है कि विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग व रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। ये जो पंक्तियां हैं किसके लिए कही गई है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी के लिए कही गई है। आगे देखिए, विदाई संभाषण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विदाई संभाषण का क्या अर्थ होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए विदाई संभाषण का अर्थ होता है विदाई के समय जो संवाद होता है उसे विदाई संभाषण कहते हैं। जैसे कि फेयरवेल पार्टी वगैरह में दिया जाता है, कोई भी स्पीच दिया जाता है विदाई के समय, उसे विदाई संवाद या विदाई संभाषण कहा जाता है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वाइसराय हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यहाँ पर माय लॉर्ड, ये भी प्रश्न किया जाता है कि माय लॉर्ड किसे कहा गया है, तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन को किस नाम से संबोधित किया गया है शिव शंभू के चिट्ठों में, बाल मुकुंद जी ने किस नाम से संबोधित किया है, तो आपको पता होना चाहिए माय लॉर्ड के नाम से।
तो यहाँ पर जो बालमुकुंद गुप्त जी हैं वो एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि उनके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया, क्योंकि अब उन्होंने पहले वो वाइसराय थे, फिर वो छोड़कर चले गए, फिर दोबारा से वो वाइसराय बने। लेकिन दोबारा से जब वो वाइसराय बने तो उन्होंने एक शर्त रखी, जिसको मंजूर ना करने पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसलिए अब वो उस पद से छोड़कर जा रहे थे। इसलिए बालमुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि जो शासन काल का जो अंत होता है ना, चाहे आपकी एक बार की कल्पना, उन्होंने ये सोचा होगा चिर स्थायी होता है, लंबे समय तक यहाँ पर वाइसराय बनेंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि उनका समय इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। और इस देश के निवासियों का भी, जैसे इस देश के निवासियों को भी नहीं पता था। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि इससे पता लगता है कि यहाँ और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ पर तीसरी शक्ति किसको कहा गया है, यहाँ दो तरीकों से लिया जाता है। काफ़ी जगह तो जो तीसरी शक्ति है वो बड़े अधिकारियों को बताया गया है। ये जो लाइन है वो पूरे पार्ट में दो जगह आई है, जहाँ पर यहाँ पर जो तीसरी शक्ति है वो बड़े अधिकारियों को बताया गया है, जिन्होंने वाइसराय का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। इसलिए जिस पर यहाँ वालों को तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। करुणोत्पादक होता है यानी कि करुणा का उत्पादन, दुख का उत्पादक होता है जो बिछड़ने का समय होता है। ये एक विशेष पंक्ति है। विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, ये पंक्ति देखकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ से ली गई है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे नहीं चाहते थे कि आप फिर आवे, यानी कि कौन, लॉर्ड कर्जन फिर से वाइसराय बने, ये जनता नहीं चाहती थी। पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे मतलब चले जाएं। पर ओहो, मतलब आज आपके जब आप जा रहे हो, सारी जनता चाहती थी कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन जब आप जा रहे हो तो आज हमें हर्ष यानी खुशी की जगह क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी कि इसी बात से हमें ये चीज़ समझ आती है कि जिसके जाने की हम प्रार्थना करते थे और जब वो इंसान जा रहा है तो उसके लिए भी दुख हो रहा है, तो मतलब बिछड़ने का समय ही ऐसा होता है जब किसी के जाने का दुख होता है, चाहे वो कितना ही बुरा हो। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। जो बिछड़ने का समय होता है वो बड़ा ही पवित्र होता है, क्योंकि मन का मैल है वो धुल जाता है, बड़ा ही निर्मल होता है, बड़ा ही कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आरबी भाव उस समय हो जाता है। आरबी भाव होता है पैदा होना, शांत रस का मतलब मन से द्वेष ईर्ष्या सब खत्म हो जाता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म का सौभाग्य नहीं हुआ। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमने तो कभी भी लॉर्ड कर्जन का जो देश है उसको हमने कभी देखा ही नहीं, इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। इसलिए लेखक को नहीं पता कि वहाँ के लोग जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके बीच में कैसे इमोशंस होते हैं। पर इस देश के पशु पक्षियों में भी बिछड़ने के समय उदास देखा है, यानी कि भारतवासी जो है, भारतीय जो भूमि है, भारत भूमि है, वहाँ पर जो पशु पक्षी है उनमें भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। एक बार शिव शंभू की दो गायें थी। ये कहानी बताई गई है जो कि एक प्रश्न में भी आती है कि शिव शंभू की जो कहानी है वो उसकी कहानी आप बताइए, तो आपको ये एक प्रश्न है, उसका आंसर है। एक बार शिव शंभू की दो गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। यानी कि किसको दे दी गई, पुरोहित को। ये भी पूछा जा सकता है कि गाय किसे दी गई, पुरोहित को दी गई। देखा कि दुर्बल गायें उसके चले जाने से प्रसन्न यानी कि खुश नहीं हुई, वरंच बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। कौन कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, यानी कि जो पहले के शासक थे,
अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, यानी कि जिस जो आएगा वो तो जाएगा ही, ये तो एक परंपरा है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, लेकिन बस फर्क इतना है कि सारे गए, लेकिन आपके जो शासन का जो अंत हुआ है ना, उसका जो अंत है वो बहुत दुख भरा है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेला आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। यानी कि दर्शक कौन है? भारतवासी, जो कि भारतवासी जो देख रहे हैं वो दर्शक है। वो कह रहे हैं कि भारतवासियों को तो पता ही नहीं था कि आप इस तरह से चले जाएंगे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो सूत्रधार होता है, कर्ण जो कर्ता धर्ता होता है, जो करने वाला, जो कि लॉर्ड कर्जन खुद थे, अपने नाटक के सूत्रधार खुद थे। मतलब खुद सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखान समझकर खेला, यानी कि उसने जो खेल अपने अच्छे के लिए खेला, अपनी खुशी के लिए खेला, उसको नहीं पता था कि इसका दुख होगा, उसका जो अंत होगा वो इस तरह से मतलब दुखांत होगा, दुख के साथ इसका अंत होगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? यानी कि जो लॉर्ड कर्जन है उनके आदि शुरुआत में सुख था, मध्य जो बीच में उन्होंने थोड़े टाइम के लिए वाइसराय का पद छोड़ा उसमें भी वो सुखी थे, ठीक है, अपनी खुशी से उन्होंने छोड़ा था। और सीमा से बाहर सुख था, मध्य में सीमा से बाहर यानी देश से बाहर चले गए तब भी वो सुखी थे। उनका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ, ये लेखक प्रश्न कर रहे हैं। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि एक विस्मयादि चिन्ह का यूज कर रहे हैं। घमंडी खिलाड़ी समझता है, कौन है घमंडी खिलाड़ी? यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। वो कहते हैं कि घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, यानी कि दूसरों को अपने कर्तव्य दिखाता हूँ, लेकिन उस खिलाड़ी को ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे जो ईश्वर है उसकी भी अपनी लीला चल रही है। इस बार बम्बई, जो कि अब मुंबई के नाम से जानी जाती है, इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। यानी कि जब आप दोबारा वाइसराय बने तो आपने कहा कि मैं जो भारतवासी हैं उनके लिए अच्छे काम करूँगा। तो आप देखिए एक बार आपने कौन कौन से अच्छे काम किए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा। लाट होते साहब, बड़े साहब, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आपने जो मिटाने आपके जो पद पर आने वाले न जाने कब तक नींद, आपने कहा था कि मैं इतने अच्छे काम करूंगा कि आने वाले अफसरों को कुछ भी यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने बंगाल का विभाजन जो किया, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाली भाषा, कुछ लोग थे जो बंगाल में थे वो बंगाली भाषा बोलते थे जबकि वो भारत का ही एक पार्ट था, तो उन्होंने उसके दो पार्ट कर दिए। जो बंगाली भाषा बोलते थे उनको एक तरफ कर दिया, अलग मतलब बना दिया और दूसरे को अलग कर दिया। इसलिए उसी इंसिडेंट पर उन्होंने ये सारा कुछ बालमुकुंद गुप्त जी ने कहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसा काम कर दिया, लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन में उतर गए। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने ऐसा काम कर दिया कि आने वाले जो अफसर लोग हैं उनकी नींद और भूख सब खत्म हो जाएगी, हराम हो जाएगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गरम राख पर रखा है, यानी कि आपने ऐसा काम कर दिया कि आप खुद एक गरम राख, मतलब एक
बेचैनी महसूस कर रही हैं और आपने भारतवासियों को गर्म तवे पर, यानी कि जिस तरह से गर्म तवे पर पानी के डालते हैं तो वो बूंदें कैसे उछलती है और ख़त्म हो जाती है, आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। प्रजा होती है जनता, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त होता है मन, यानी कि लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेकर। विचारिए तो, क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। यानी कि यहाँ पर एक किस्सा बता रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। वो कहते कि जिस तरह से जो अलिफ लैला के अलाउद्दीन थे उनको चिराग था वो रगड़ कर, और अबुल हसन जो बगदाद के एकदम से बगदाद के खलीफा बन गए थे, उन्होंने वो शान नहीं देखी जो आपने दिल्ली में देखी थी। यानी इतनी सुख सुविधाएं, इतनी खुशी आपको मिली है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, यानी कि आप लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी जो कि उस समय जो अंग्रेजी शासक थी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, उनके लिए कहा गया है कि उनकी कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। यानी कि जो वहाँ के महाराज थे जो उस समय वहाँ, क्योंकि जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने धीरे धीरे जो बिजनेस के तौर पर कब्जा किया था भारत पर, लेकिन छोटी जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनको छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया था। तो वहाँ पर राज तो उन्हीं राजा का था, लेकिन कंट्रोल जो था वो अंग्रेजों का रहता था। तो वहाँ के जो महाराज थे वो छोटे के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। आप दाहिने थे, वह बाएं, यानी कि उनको इतना नहीं समझा जाता था जितना वाइस राय होकर आपको समझा जाता था, इतना महाराजा का दर्जा भी नहीं था। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश में सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा। ओधा, ओधा होता है पद, चंवर, चंवर होता है जिससे हवा की जाती है, छत्र जो छतरी की तरह उसके ऊपर लगाया जाता है हाथी के ऊपर, आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। यानी कि महाराज एडवर्ड जो थे और ईश्वर, उसके बाद अगर किसी को जाना जाता था वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। जंगी लाट के मुकाबले में, यानी जंगी लाट किसको कहा गया है? जो फौजी अफसर है उनको कहा गया है कि क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन थे, ये बताया है कि लॉर्ड कर्जन किसी एक विशेष व्यक्ति थे, उनके जो जानकार थे, उन्हें फौज में एक पद दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो फौजी अफसर थे उन्होंने उसको मना कर दिया। तो उन्होंने मतलब अंग्रेजी सरकार को डराने के लिए इस्तीफ़ा दिया। उसको उनको लगा कि उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार है वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेगी, लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। इसके लिए उन्होंने कहा जंगी लाट, लाट होता है अफसर और जंगी होता है जो सैनिक, एक जो सेना का अफसर है, उनसे पटखनी खाई। पटखनी होता है चित करना। सिर के बल नीचे आ रहे, आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। यानी कि कहाँ तो आप इतने ऊंचे थे कि महाराज से भी आगे आपका पद माना जा रहा था, लेकिन एक जो सैन्य अफसर थे उन्हीं ने आपको चित कर दिया और आपके स्वदेश, जो आपका देश है, वही ऊंचे माने गए। कौन? सैन्य अफसर को ऊंचा माना उन्होंने और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, यानी कि आपने जो पद त्याग करने की धमकी दी उसको भी मंजूर कर लिया गया, उससे भी आप अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता को आपने इस बार काउंसिल काउंसिल जो उनकी सभा होती थी उसमें बेकानूनी, यानी कि इनलीगल जो लॉ थे वो पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता
देते समय दिवाला निकाल दिया। कन्वोकेशन यानी कि जो गैदरिंग हुई, जो भाषण उन्होंने उस समय दिया, दीक्षांत समारोह जिसको बोला जाता है, उन्होंने क्या कर दिया, दिवाला निकाल दिया। यानी कि बुरी तरह से जो जनता थी उनके खिलाफ हो गई। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे कानून पास किए जिससे देश का दिवाला निकल गया। जैसे कि जो बंगाल का विभाजन उन्होंने किया। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। यानी कि जिस प्रकार से आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर दोबारा से आपको वाइसराय बना दिया गया, आपने फिर से इस्तीफा दे दिया, तो जो वहाँ के अधिकारी है उनको भी लग गया कि जो लोग हैं अब वाइसराय को लेकर खुश नहीं है, इसलिए उन्हें भी पता लग गया कि जड़ हिल गई है। अतः वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा। दिवालिया होना होता है मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिंजांजलि देनी पड़ी। धीरता गंभीरता के साथ साथ दृढ़ता यानी कि मजबूती से, जैसे आप यहाँ पर डटे हुए थे वाइसराय के पद पर, उसको भी तिंजांजलि यानी उसको त्यागना आपको पड़ा। इस देश में हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम जो बड़े बड़े अफसर होते थे, उनको कहा जाता है कि वो आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने में से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। डोरी हिलाने का मतलब जब पंखा झेला जाता था, पुराने समय में पंखा किया जाता था, तो डोरी से बंधा होता था। वो जो थे, डोरी कौन हिलाते थे, वहाँ के राजा महाराजा। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, यानी कि खत्म कर दिया। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा की जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, यानी बड़े बड़े लोगों को आपने तोड़ फोड़ डाला, खत्म कर दिया। और जो छोटे मोटे लोग थे वो आपकी चापलूसी उन्होंने की, तो आपकी कृपा से उनके वो बड़े बड़े पदों पर क्या बन गए, अधिकारी बन गए। आपके इस इशारे से में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल होना नष्ट हो गई। स्वाधीनता उड़ गई, यानी कि देश की स्वाधीनता थी वो भी खत्म हो गई, स्वतंत्रता खत्म हो गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। यानी कि जो बंगाल का जो विभाजन आपने किया, वो एक तरह से गर्म राख का एक ऐसी जगह बना दी। आ रहा होता है गरम राख तो जो बंगाल विभाजन था वो देश के सिर पर एक गरम राख की तरह रखा गया। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से में के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने को हुक्म मिला। यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एक किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को फौजी बनाना चाहते थे, इच्छित पद पर जो वो पद उनको दिलाना चाहते थे, वो जो फौजी अफसर थे उन्होंने उनको नहीं दिया। इसके बदले उन्होंने क्या किया, डराने के लिए इस्तीफा दिया और वो भी उनका मंजूर हो गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। यानी आप गिरे तो सही, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आपसे आपका पद भी छीन लिया गया, आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। यानी कि आपका पद है वो भी तो छूट गया, वाइसराय तो अब आप नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अंग्रेजों के अंडर मतलब उनके अंग्रेजों के अनुसार काम तो करना पड़ रहा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, यानी कि जो अदना होता है मामूली सा जो क्लर्क है, उसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय आपके पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यानी आपने इस्तीफा दे दिया, आपके पास 1 महीना है, तो आप इस पद पर रहकर कैसा महसूस कर रहे हो, यह आप ही जानते होंगे। आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, यानी आपको अपने आप पर क्रोध आता है कि नहीं, नफरत होती है कि नहीं। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर यानी कि मौका ही मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। पतन होता है समाप्त होना। माय लॉर्ड, एक बार आपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले।
शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। यानी कि जो राजा है उसका प्रजा के लिए तो फर्ज बनता ही है। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। यानी आपका जो कर्तव्य था, क्या आपने राजा बनकर, वायसराय बनकर उसका पालन किया? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? यानी कि आप अपने हिसाब से ही सारे काम करते रहे, क्या इसी को शासन कहते हैं? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना यानी ध्यान न देना, उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद में सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिससे आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। यहाँ पर जो केसर, जार और नादिर शाह, ये तीन जो नाम दिए गए हैं, ये तानाशाही जो शासक रहे हैं उनके नाम है। और वो कह रहे हैं कि जो केसर और जार जैसे तानाशाही जो शासक थे ना, वो भी घेरने घोटने यानी कि जनता के विरोध करने पे, आंदोलन करने पर जनता की बात सुन ही लेते थे। लेकिन आपने तो फिर भी नहीं सुनी। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ की तलवार, यहाँ पर नादिर शाह भी एक तानाशाही शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ये तीनों नाम नीचे दिए गए हैं, इनके विषय में भी बताया गया है कि जार कौन थे, केसर कौन थे, नादिर शाह कौन थे। तो ये आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। तो नादिर शाह जो थे वो दिल्ली के जो शासक थे और बहुत तानाशाही मतलब शासक रहे। उन्होंने दिल्ली में कत्लेआम किया। तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। यानी कि जैसे ही आसिफ जहाँ ने उनके आगे प्रार्थना की अपनी तलवार रखकर, तो उन्होंने कत्लेआम उसी समय रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना, यानी कि 8 करोड़ जनता चाहती थी कि जो बंगाल है उसका विभाजन न हो, आपने उनकी बात नहीं मानी। विच्छेद होता है अलग होना, प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि होता है समय, पूरी हो गई है। तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप बंगाल का विभाजन किए बिना घर जाना पसंद आपको नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या नादिर यानी कि तानाशाही जो शासक थे, कत्लेआम जिन्होंने किया, उससे भी बढ़कर आपकी जिद है? क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? यानी आपने जो जिद की है बंगाल का विभाजन करने की, क्या उससे जनता को दुख नहीं है? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। यानी कि आपने जो जिद की उसका फल देख लिया। क्या फल देखा? वाइसराय के पद से लॉर्ड कर्जन को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने जिद की। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, यानी बंगाल विभाजन की वजह से जो पीड़ा देश वासियों को हुई, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यानी जो भारतीय लोग हैं वो जीते जी तो दुख और कष्ट सह लेते हैं, लेकिन उन्हें मरने के बाद पाप लगने का जो है वो बड़ा ही उसका बड़ा ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सह कर भी वह जीती है। पराधीनता होती है पर अधीन, दूसरे के अधीन। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। यानी कि लॉर्ड कर्जन को लेकर कह रहे हैं कि इस कृतज्ञता की भूमि, यानी कि भारत भूमि, कृतज्ञता होती है उपकार, जो दूसरों पे उपकार करने वाली ये भारत भूमि है, इसकी महिमा आपने नहीं समझी। और यहाँ की दीन जो गरीब
जो दुखी प्रजा है उसकी श्रद्धा भक्ति अपने साथ साथ ले जा सके, यानी कि आप उसको साथ नहीं ले जा सके, इसका बड़ा दुख है, क्योंकि आपने तो भारतवासियों के लिए दुख ही दुख पैदा किए हैं। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, यानी यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को तो आप देखना ही नहीं चाहते। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। अनपढ़ प्रजा आम लोग जो कि कुछ जानते नहीं है, अंधविश्वासों में पले बड़े हैं, ऐसे लोग, तो वहां पर ही राजकुमार का एक गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद होती है मुश्किल के मुश्किल के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ के नाम के एक स्थान पे काटे थे। नवरगढ़ स्थान का नाम है। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, यानी कि नगर से जब गया, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भर कर कहा, अभिवादन यानी कि उनका जो सम्मान किया, जो नगर था उसका जो अभिवादन किया। प्यारे नवरगढ़, यह भी एक प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि नवरगढ़ के राजकुमार ने नवरगढ़ के लिए क्या कहा। प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। विपद होते मुश्किल के दिन। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यानी कि नवरगढ़ है उसको भाई तक माना उन्होंने। यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, यानी संवाद करेंगे क्या? माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, यानी कि लॉर्ड कर्जन को संबोधित कर रहे हैं लेखक। क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत, यानी कि तेरे कारण, वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी, यानी कि भारत की भलाई की इच्छा वाइसराय के जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है, क्योंकि अब वो वाइसराय के पद पर नहीं है, जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, यानी कि फिर से तुम्हें तुम्हारा गौरव मिले। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं, और आप यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा, यानी कि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर भी ये देश आपके अत्याचारों को भूल जाएगा और आपकी पिछली बातों को भूल सकता है, लेकिन आपके अंदर तो इतनी उदारता भी नहीं है जो अंत समय में भी आप अपने पापों का प्रायश्चित करें। ये किसने किया कहा? लेखक ने। बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं किसके लिए? लॉर्ड कर्जन के लिए। तो इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। बंगाल विभाजन की जो इंसिडेंट है, जो घटना है, वो इसमें बताई गई है। वाइसराय का जो पद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो किस कारण से दिया? एक फौजी को नियुक्त करने के लिए दिया। दूसरा आपको तीसरी शक्ति का जिक्र हुआ है, तो वो बड़े अफसर के लिए हुआ है, और एक जगह भगवान की लीला के लिए, भगवान के लिए हुआ है। ठीक है। माय लॉर्ड किसको कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। तो इस तरह से आपको एक भाषा याद रखनी है कि पाठ की भाषा वो कैसी है, तो वो व्यंग्यात्मक शैली में जो चैप्टर है वो लिखा गया है। दूसरा आपको इसकी गद्य विधा याद रखनी है कि जो पाठ की गद्य विधा क्या है, तो ये एक निबंध शैली में लिखा गया पाठ है और शिव शंभू की चिट्ठों में से लिया गया एक अंश है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।